द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार के संबंध में चर्चा कर लेते हैं। पहले तो शुरू में अडानी के जी के प्रकरण में चर्चा कर लेंगे और उसके बाद एक शेयर के ऊपर चर्चा करेंगे, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, जो बहुत आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कलरफुल उसकी प्राइसेस होंगी आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में बहुत लंबी दूरी नहीं, ऐसा नहीं 10-5 साल बाद में, साल 6 महीने के अंदर अंदर उसका कलर कुछ और ही होगा एंड यू विल रिमेंबर दैट कि किसी ने बताया था ये शेयर। बताया मैं नहीं, रिकमेंडेशन नहीं मेरी, लेकिन मैं एनालिसिस करूँगा, इसका डिटेल थोरो स्टडी करूँगा। अब ऐसा है कि देखिए, शेयर बाजार में 2-3 तरह की कैटेगरीज हैं शेयरों की। एक तो सिक्लिकल शेयर है, एक नॉन सिक्लिकल है और एक एवरग्रीन शेयर है। सिक्लिकल शेयरों में हम किनको मानेंगे? मेटल, इंफ्रा, टेक्सटाइल, पेपर, टायर, कैपिटल गुड्स, इस तरह की जो कंपनियां, इस तरह के जो सेक्टर्स हैं, इनको हम कंप्लीटली सिक्लिकल शेयर मानते हैं, जिनका जो समय चक्र है या जिनके अंदर जो उठापट के भाव बढ़ते हैं, अप्रिसिएशन देते हैं, वो 10-5 साल में, 15 साल में एक दफ़ा देते हैं। और एक शेयर है नॉन सिक्लिकल, इसमें एफएमसीजी और ऑटो, ये 2 सेक्टर माने जाएंगे। सिक्लिकल का मतलब ये है कि ये जो शेयर है ना, जैसे मेटल है, टायर है, पेपर है, टेक्सटाइल है, इंफ्रा है, ये सेक्टर्स के शेयर जब उछलते हैं तो भी बहुत ज़ोर से उछलते हैं और साल 2 साल में कुछ से कुछ कर जाते हैं। लेकिन इन शेयरों में जो बढ़त है, उसको जो इन्वेस्टर है वो एनकैश नहीं कर पाता है। सबसे बड़ी बात ये, वो लालच में रह जाता है, क्योंकि जब गर्मी में रहते हैं ना ये, और गर्मी जब अंदर से थोड़ी बहुत ठंडी भी हो जाती है, उसके बावजूद भी इनमें जो ऑपरेटर्स हैं वो उनमें से निकलने के लिए अच्छी अच्छी खबरें छोड़ते रहते हैं मीडिया के जरिए, और इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर उस सिचुएशन को पहचान नहीं पाता है, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण, लैक ऑफ एक्चुअल पोजीशन की जानकारी के कारण वो उस शेयर को होल्ड किए रखता है, क्योंकि बड़ी बड़ी आशाएं बांधे रखता है उसमें, और उस चक्कर में मारा जाता है। कोई शेयर मान लो 2% टूटा, 5% टूटा, कोई खास बात नहीं, इतना टूटता रहता है और होल्ड कर लेता है। फिर वो 2% बढ़ा, आप आ जाने तो सही हो गया, देख लो, वो मान लेता है। फिर 5-7 दिन बाद में फिर 5%, इस तरह से उस शेयर में वो उलझता चला जाता है और निकल नहीं पाता है। तो सिक्लिकल शेयर इसलिए खराब है। अब आप यूँ देखिए कि रेलवे के जो PSU शेयर्स थे, रेल विकास निगम था, इरकॉन था, एक और शेयर है रेलटेल या कुछ ऐसा नाम है उसका, और कई इंफ्रा के, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन था, पटेल इंजीनियरिंग था, गमन था, नागार्जुना, NCC था, और दुनिया भर के शेयर थे इंफ्रा के अंदर। निकल कौन पाया? कोई भी नहीं निकल पाया, बिकॉज कि आशाओं में डूब जाता है लोग। वो ऐसा दृश्य दिखा देते हैं उसको कि पता नहीं क्या हो जाएगा इस शेयर में, तो मेरी 7 पीढ़ी तैर जाएगी इस शेयर में, ये कह देते हैं वो। तो इन शेयरों का बेसिक डिफेक्ट ये कि एक तो उठते बड़ी मुश्किल से 5-10 साल, 15 साल में, और उठते हैं तो भी इनके प्रॉफिट को इन्वेस्टर घर नहीं ला पाता है। अभी की घटना देख लीजिए ना आप, ये जो रेलवे PSU थे, और कई तरह के शेयर थे, इंफ्रा के शेयर, PSU इंफ्रा थे, मेटल है, मेटल के अंदर दे रहे हैं फटकार, डेली टीवी पे मेटल खरीदो, जबकि मेटल टूटता जा रहा है, मेटल की वर्किंग खराब आ रही है, मेटल में कोई प्रोस्पेक्ट नजर नहीं आ रहे, चाइना का पैकेज करके उसको लोगों को पिला देंगे माल। अब बेचारे जो सीधे साधे आदमी हैं, जिनको ज्ञान नहीं हो, ले लेते हैं, ट्रेडर्स फंस जाते हैं उसमें। दूसरी बात है कि नॉन सिक्लिकल शेयरों में FMCG के शेयर हैं, चाहे बढ़ते नहीं हैं, लेकिन एक तो डिविडेंड बहुत अच्छा देते हैं, जैसे हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, और आपके ये जो वरुण ब्रेवरीज हैं, इस तरह के जो शेयर हैं, दे आर पेइंग ए हैंडसम डिविडेंड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। और जब ये उठते हैं ना, तो आगे पीछे की सारी कसर मिटा देते हैं। जैसे हिंदुस्तान लीवर सन 2000 से 2014 तक पड़ा रहा, वो 200 सवा 200 रुपये चलता रहा, लेकिन जब वो उठा ना, तो
वो सीधा 2400 रुपये पे जाके ठहरा हो, 2 साल के अंदर अंदर 2400 रुपये हो गया वो। अब ठीक है, वो बढ़ा नहीं है, बढ़ नहीं रहा है, वो पिछले 2 3 3 साल 4 साल से बढ़ नहीं रहा है, लेकिन गिर भी नहीं रहा है वो। इंफ्रा केयर ये जो शेयर है, मेटल इंफ्रा, ये तो गिर के चटनी हो जाती है इनकी। पेपर के शेयर हैं, जैसे टेक्सटाइल के शेयर हैं। तो ये सबसे बड़ी खास बात है, उन शेयरों को अगर पीढ़ी दर पीढ़ी भी आदमी होल्ड करे तो ही विल बी ए गेनर। और उसका कारण क्या है कि ये क्यों पड़े रहते हैं एक लंबे टाइम तक आके ठहर जाते हैं, कि जैसे इनका जो भी प्रोडक्ट्स है उनकी जो यूजेबिलिटी है ना, उनकी यूजेबिलिटी जब सैचुरेशन पे पहुंच जाती है तो रुक जाते हैं, वो यूजली गिरती भी नहीं है। लक्स को जितने आदमी काम लेते हैं, मोती संडल को जितने काम आदमी लेंगे, पियर्स को जितने काम में लेंगे, आदमी लेते रहते हैं। वो एक बार उनको चस्का पड़ गया, ब्रिटानिया का बिस्कुट जो खाता है वो खाता रहेगा, उसी बिस्कुट को काम में लेता रहेगा। लेकिन नए जो यूजर्स जब पैदा होंगे और 1-2% सालाना पैदा भी हो तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। जब वो 15-20% से बढ़त आ जाती है उस यूजर्स की संख्या में, जब वो शेयर फिर करंट खाता है। दूसरी बात है ऑटोमोबाइल के शेयर जो है, ये भी एक तरह से नॉन सिक्लिकल शेयर कहना पड़ेगा। चूँ इनमें आती है गिरावट, आती है, लेकिन वो गिरावट ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल के लिए आती है। फिर सीमेंट के शेयर हैं, ये भी नॉन सिक्लिकल शेयर हैं, क्योंकि सीमेंट की यूटिलाइजेशन डे बाय डे बढ़ रहा है। इंडिया के अंदर जो इवन डेवलप्ड कंट्रीज आज सब कुछ काम हो चुका है। सारे कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, बांध, पुलिया, सड़क, नालियाँ, सीवरेज, मकान, बस्तियाँ, कॉलोनी, इंडस्ट्रियलाइजेशन सब कुछ हो चुका है वहाँ। उसके बावजूद भी हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम में मतलब थोड़ी बढ़त कायम है कि काम और चलेंगे, बल्कि जैसे जैसे पैसा आएगा और बढ़ेगा ये। उस हालत में हमारा सीमेंट का कंजम्पशन और देशों की तुलना में बहुत कम है। तो इसलिए सीमेंट का भी फ्यूचर ब्राइट है मतलब। तो ये भी नॉन सिक्लिकल शेयर है। आज तक इवन जो यूपीए शासन था जिसमें शेयर मार्केट बैठ गए थे, एक तरह से सेकंड जो टर्म थी यूपीए की, खत्म हो गए थे बाजार, लेकिन उस सब के बावजूद भी सीमेंट के शेयरों में बढ़त कायम थी। सिर्फ सीमेंट तो बढ़ ही रहा था उस समय भी, अल्ट्राटेक सीमेंट बढ़ रहा था उस समय भी, है नहीं, और डालमिया भारत, ये जितने भी शेयर थे सीमेंट के सब बढ़ रहे थे, क्योंकि सीमेंट में कभी भी सेचुरेशन नहीं आएगा। अभी 20-25 साल तक सीमेंट विल नॉट बी सैचुरेटेड। ठीक है, थोड़े बहुत टाइम अप्स एंड डाउन होंगे, जैसे कि अभी सीमेंट का डाउनफॉल चल रहा है, बिकॉज देयर इज ए कट थ्रोट वार बिटवीन अडानी एंड बिरला, कुमार मंगलम बिरला, टू कैप्चर द मार्केट शेयर। दिस इज द पोजीशन। बाकी और थोड़ा से इंफ्रा के काम भी ठंडे हैं, गवर्नमेंट ने भी वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया नए, जो पुराने चल रहे हैं उनमें भी बहुत कुछ पूरे होते हैं। तो सरकार जब अब नए वर्क ऑर्डर जारी करेगी, सीमेंट के अंदर करंट आ जाएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं एवरग्रीन शेयर। एवरग्रीन शेयर में आईटी के शेयर जो हैं वो दे आर एवरग्रीन। आईटी है, हाई टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं, दे आर एवरग्रीन। नॉन सिक्लिकल में कैपिटल गुड्स को भी आप नॉन सिक्लिकल मान के चलिए, ये भी 10-5-15 साल में एक बार उठते हैं। सीमेंस के शेयर 2006-7-8 में गिरे थे, उसके बाद अब जाके सन 24 में उठे हैं वो शेयर, बाकी पड़े रहे वो वहीं की वहीं। और अब जब ठंडक पिएंगे तो क्या पता कितना गिर जाए शेयर, 8,000 से हो सकता है 3,000 आ जाए वापस। एक शेयर है वोल्टेम ट्रांसफार्मर, जो शेयर सन 2007 में 3,000 पर पहुंचा था, वो गिर के 500 रुपये आ गया था। वो मैंने भी खरीदे थे, मैंने ठीक है 1,800 रुपये में बेच दिए उन शेयरों को। अभी वो शेयर शायद 3,000 पे या 10,000 पे हो, शायद 8-10 हज़ार पे हो शेयर। भारत बिजली है एक शेयर, छोटी इक्विटी थी, वो भी इसी तरह का था, मोटर वोटर बनाता है इस तरह के, वो शेयर भी कुछ से कुछ हो गया। तो ये सिक्लिकल शेयर्स हैं। अब अपन चलते हैं नॉन एवरग्रीन में आईटी शेयर, खासतौर से आईटी शेयर। ये एक नया सेक्टर है, पिछले 25 सालों में पनपा है। तो अमेरिका में भी कोई मंदी नहीं आती है आईटी सेक्टर में, और कोई टेक्निकल कारण से गिर जाए, कोई ब्याज बढ़ गया है, कोई और कुछ का कारण हो गया है, कोई वार हो गई, वो टाइमिंग सस्पेंशन है। जैसे अभी 2-2.5 साल तक आईटी के शेयर पड़े रहे, लेकिन अब उठ रहे हैं। पूरा बाजार एक तरफ है, आईटी एक तरफ है इस समय। दिस इज द पोजिशन। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आईटी इज द एवरग्रीन सेक्टर। इस सेक्टर के जरूर पोर्टफोलियो में जरूर 2-4 कंपनियों के शेयर जरूर होने चाहिए। मैं तो आई एम वेरी हैप्पी नाउ इट इज
मुझे गालियाँ खूब दी हैं लोगों ने, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट अब मेरी माड़ा भी वही जपेंगे मतलब, और अपनी गलती के लिए अपनी आत्मा से अपने दिल से माफ़ी मांगेंगे वो लोग मतलब, कि मैंने जो कहा था उसका, क्योंकि मैं इन्वेस्टर हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट की राय देता हूँ। मैं ये जो गालियाँ देते हैं और इस तरह कर देते हैं, मरवा दिया कटवा दिया साहब, बूढ़ा हो गया, ये इसको अकल नहीं है, ये इस तरह की जो बातें करते हैं, मैंने उसको बैन कर दिया, उस आदमी को, उसको ब्लॉक कर दिया उसका नंबर। तो इस तरह की जो बातें करते हैं वो बेवकूफ़ लोग करते हैं, या फिर जो सट्टा फाटका खेलते हैं, जिनको सुबह खरीदा शाम को चाहिए, 2 घंटे बाद पैसा चाहिए, वो चाहिए, वो कभी नाल नहीं होंगे, वो कभी अर्न नहीं कर पाएंगे, नेट गेनर कभी नहीं रहेंगे वो। लॉन्ग टर्म में चल करके 2-4 शेयर बाजार का देखिए रिजल्ट, शेयर बाजार के रिजल्ट साल 2 साल में नहीं आते हैं। शेयर बाजार के रिजल्ट को वॉच करने के लिए एटलीस्ट 5 ईयर्स चाहिए। उससे पता पड़ेगा आपने क्या किया, किस तरह के शेयरों में इन्वेस्टमेंट किया, और ट्रेडिंग की तो क्या परिणाम रहे, उसकी सट्टा किया तो क्या परिणाम रहे। दिस इज द पोजीशन। खैर, तो अब अडानी जी की बात कर लेते हैं 2-4 मिनट। अडानी जी की बात यह है कि अडानी जी के पूरे मामले की मैंने स्टडी कर ली है। ये मामला तिल का ताड़ बना दिया गया है, कुछ भी नहीं है ये मामला सिर्फ ये है कि एक अमेरिकन इलेक्ट्रिक कंपनी थी अजूरे, उस इलेक्ट्रिक कंपनी के से कोई अलायंस था इनका, आंध्र प्रदेश में कोई कंपनी फैक्ट्री लगानी थी, तो उसके चक्कर में इन्होंने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का प्रयास किया। उसको अमेरिका अपने यहाँ ऑफेंस मान रहा है, चलो हम मान लेते हैं कि ऑफेंस हो गया सब, और ये प्रूव भी हो गया। लेकिन इसमें लास्ट प्रोविजन ये है, खोदी पहाड़ और निकली चुईया एक्ट में प्रोविजन है, जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट है, उस एक्ट में प्रोविजन है कि मैटर कैन बी सेटल्ड बाय इम्पोजिंग ए फाइन एंड इट इज विदाउट एक्सेप्टिंग द फैक्ट, विदाउट एक्सेप्टिंग द गिल्ट बाय द एक्यूज्ड। वो अपने आप को अपराधी शामिल नहीं करे, बस कंपनसेशन दे दे, मामला खत्म हो जाएगा। 1000-2000 करोड़ का भी अगर फाइन होता है तो अडानी जी की तंदुरुस्ती पे क्या फर्क पड़ने वाला है। जो आदमी 70-80 हज़ार करोड़ रुपए साल का इबिटा जनरेट कर रहा है, 1000-2000 ज़्यादा से ज़्यादा है, मेरा ख्याल इतना भी नहीं लगेगा, क्या फर्क पड़ना है अडानी की हेल्थ पर। भाई जितना रिश्वत का अमाउंट था उतनी पेनल्टी लगा दीजिए आप उस पर, इससे ज़्यादा क्या लगाओगे, फांसी थोड़ी दोगे उसकी। तो बातचीत के जरिए सेटल हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। जैसे सेबी यहाँ पर फाइन इम्पोज करती है लोगों पे, इन दी सेम वे द मैटर विल बी सेटल्ड। दूसरी बात है कि उसको, अमेरिका को, अडानी जी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं जब तक हिंदुस्तान में है। वहाँ से पहली बात तो बेल हो जाएगी, वकालतनामा पेश करेंगे, बेल हो जाएगी, दैट्स ऑल। और अगर बेल नहीं भी होती है तो एक्स्ट्राडिट करवाना पड़ेगा, और एक्स्ट्राडिशन की सिस्टम यह है कि वहाँ की गवर्नमेंट को, यहाँ की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ की अदालत में अप्लाई करना पड़ेगा, उनको अपना मतलब एक क्लेम पेश करना पड़ेगा कि साहब इस आदमी की हमको जरूरत है, हमको हैंड ओवर किया जाए। और यहाँ उसको साबित करना पड़ेगा कि यह आदमी अपराधी है, इस कारण से इसको दिया जाए, अपराध को साबित करना पड़ेगा। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। गौतम अडानी ने खुद ने किसी से भी नहीं कहा तू रिश्वत ले ले, या उसको तो खाली प्रिजम्पशन के आधार पे अक्यूज बना लिया गया, खत्म। खाली इसलिए कि साहब जब 2000 करोड़ रुपए देने की बात थी तो इन्होंने, वो तो अडानी के कहने से ही दी होगी मतलब। और जांच में ये पाया गया कि अडानी जी का जो भतीजा है अमेरिका में, उसके जरिए सारे फैक्ट्स मालूम पड़े हैं। अब कितने फैक्ट्स पड़े, क्या पड़े, भतीजे ने बताया, किसी और ने बताया, कैसे पूछा, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए ये तो खोदा पहाड़ निकला चूहिया है, कुछ भी नहीं है। और मैंने खुद ने आज सुबह खरीदे हैं, अडानी पोर्ट के शेयर खरीदे हैं, क्वांटिटी में खरीदे, मतलब आई टेल यू, होगा जो होगा वही जो राम रचि राखा, हिम्मत करेगा जो कमाएगा, सीधी बात ये है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों अब चलते हैं, आज एक शेयर है आईटी सेक्टर का शेयर है। आईटी सेक्टर के शेयर बढ़ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ आईटी सेक्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों के ऊपर नॉलेज मिले, ताकि आप अपने हिसाब से, अपनी संतुष्टि के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से खरीदारी कर सकें। एमसिस एमपीएचएसिस का शेयर है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोबारा बोल देता हूँ, एमसिस एमसिस पे चर्चा करेंगे। और इसकी पोजीशन ये है, देखिए इसकी हिस्ट्री बताते हैं आपको।
सन 2000 में एमसिस अमेरिका था। एमसिस वॉज फॉर्म बाई मर्जिंग द यूएस बेस्ड एमसिस कॉरपोरेशन एंड द इंडियन बीएफएल सॉफ्टवेयर। भारत में एक बीएफएल सॉफ्टवेयर नामक कंपनी थी जिसके शेयर मेरे पास भी थे, मैंने बेचे थे शानदार प्रॉफिट लेकर के उसको, और एक ये एमसिस कॉरपोरेशन ऑफ यूएस था। इन दोनों का मर्जर हुआ, यानी एमसिस कॉरपोरेशन ने बीएफएल सॉफ्टवेयर को टेक ओवर कर लिया था, एक्वायर कर लिया था। उसके बाद ये रहा, इसने 2006 में, इसी कंपनी ने, एमसिस ने मर्जर के बाद में 2006 में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सिस्टम को एक्वायर किया। 42% इक्विटी एक्वायर की उसकी, $38 करोड़ में। देखिए साइज कितनी बढ़ती है कंपनी किस तरह। हैवलेट पैकवर्ड ने इस एक्वायर्ड एंटिटी के $13.9 बिलियन में इसको खरीद लिया। नाउ हैवलेट पैकवर्ड इज द पेरेंट कंपनी ऑफ एमसिस एंड एमसिस बिकेम ए 60.47% सब्सिडरी ऑफ हैवलेट पैकवर्ड। हैवलेट पैकवर्ड की 60% होल्डिंग की हिस्सेदारी है इस कंपनी में, जबकि एमसिस में फॉरेन इक्विटी 40% ही है। लेकिन चूंकि हैवलेट पैकवर्ड ने इसको 60% पार्टनरशिप कर ली है। अच्छा, ब्लैक स्टोन ग्रुप एक्विजिशन इन 2016 एक्वायर्ड एचपी स्टेक इन एमसिस। 2016 में ब्लैक स्टोन ने एमसिस के अंदर स्टेक एक्वायर्ड किया। इन 2020 एमसिस एक्वायर्ड डिलेक्ट्रिक्स, ए डाटा इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी फॉर GBP 11.55 मिलियन में खरीदा इसने। एमसिस ने एक कंपनी खरीदी जो कि इंजीनियरिंग डाटा कंसल्टेंसी का काम करती थी। ब्लिंक एक्स एक्वायर्ड इन 2022, और 2022 में ब्लिंक VX को एक्वायर कर लिया एमसिस ने। इस तरह से कई उल्टा फेरी हुई है। आज जो इसका स्वरूप नजर आ रहा है वो ये है कि एमसिस कॉरपोरेशन ने कई चीज़ों को, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो हैवलेट पैकवर्ड है, HP है। मतलब HP दुनिया की सबसे बड़ी हार्डवेयर, मतलब कंप्यूटर लैपटॉप बनाने वाली कंपनी। मतलब अब दोस्तों चलते हैं, कंपनी प्रोवाइड्स, इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है। कंपनी प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग सर्विसेज, एल आर्किटेक्चरल गाइडेंस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज। ये इसके प्रोडक्ट हैं, ये सर्विसेज देती है ये कंपनी। सॉफ्टवेयर के जरिए सॉफ्टवेयर बढ़ाती है इन सब्जेक्ट से रिलेटेड। और इन ऑल इट्स ए इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर कंपनी। और चूंकि अमेरिका में इंजीनियरिंग का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम थोड़ा कम था, ब्याज की रेटें बढ़ने के कारण रियल्टी का काम ठंडा था। तो अब जो जाकर के अब इस काम में तेजी आएगी और आ रही है। इसने इस क्वार्टर की जो सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स दिए हैं, डिलीवर किए हैं, दे आर ब्यूटीफुल, दे आर एक्सीलेंट, दे आर गुड एंड दे इंडिकेट द प्रोग्रेस इज कमिंग इन द कंपनी। अब इस कंपनी के डाटाज की बात कर लें। इस कंपनी का मार्केट कैप है 54,329 करोड़ रुपए। ये लार्ज कैप की कैटेगरी में आएगा। ये मिड कैप मान लीजिए, लार्ज मिड कैप मान लीजिए आप इसको। जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 कैटेगरी का शेयर है। करंट मार्केट प्राइस 2871 रुपये है। हाई लो 2180 से 3188 गया। मंदी के अंदर भी ये पोजीशन रही है इसकी कि 1.5 गुना तो खरीद दिया, अभी भी इसका 2871 का रेट है। और ये निश्चित मानिए कि शेयर वेरी सून टू टच ए न्यू हाई। स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो है 34.1, बुक वैल्यू 458 रुपये, डिविडेंड यील्ड 1.93%। 1.93% की डिविडेंड है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड बहुत होती है, 2% हो गई एक तरह से। इट्स ए वेरी गुड यील्ड। ROC 24% है, ROE 18.4% है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। ये भी एक प्लस पॉइंट है, 10 पेड ऑफ शेयर है। इसमें क्या है कि ये स्प्लिट होगा, फिर बोनस आएंगे,
इस तरह अप्रिसिएशन के चांसेस 10% शेयर में बहुत ज़्यादा है। इसकी ईपीएस अभी 88-89 रुपये के आसपास है। अभी चलेंगे, अपन बताएंगे। जैसे ही ये 100 रुपये को पार करेगी, इसको स्प्लिट कर देगी कंपनी, मतलब शेयर को, उस हालत में। बट नेचुरल बेनिफिट है, डिविडेंड का भी बेनिफिट होगा इन्वेस्टर को, और कैपिटल अप्रिसिएशन भी आएगा। मतलब 10 सालों में इनमें अप्रिसिएशन कितना है ये मैं आपको बताता हूँ। 10 साल पहले इसके शेयर का रेट था 375 रुपये। आज एज ऑन टुडे कितना है? 2871 रुपये है। कितने टाइम, 10 साल में कितने टाइम हुआ? 7.65 टाइम अप्रिशिएट हुआ है। तो इस बात को मत भूलिए वो दोस्तों कि लॉन्ग टर्म के अंदर ही पैसा बनता है। शेयर के अंदर अगर पैसा कमाना है तो यू हैव टू गो इन द लॉन्ग टर्म। ये जो सट्टेबाजी में कि मैं साहब इतना कमा लूँगा और इसको कमा के उस पैसे से बढ़िया शेयर खरीद लूँगा, कुछ भी नहीं हो। जो बढ़िया शेयर आपके और बिक जाए, मतलब कि मैं घर का खर्च चला लूँ, घर का खर्च कुछ नहीं चलेगा। घर के बर्तन बिक जाते हैं ट्रेडर्स के और स्पेकुलेटर्स के। ये जो बम्बई में जो शेयर बैठे हैं ना बड़े बड़े, ये इतने चूतिया नहीं है कि आप लोगों को पैसा दे जाएंगे। बहुत ऊंची तक में है और बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। उनके पास दुनिया भर के साधन है, दुनिया भर के कॉन्टैक्ट है, दुनिया भर का पैसा है, मतलब। तो अब देखिए, आप क्वार्टरली वर्किंग की बात करते हैं। क्वार्टरली वर्किंग में बात करते हैं सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, ये 3 क्वार्टर्स का कंपैरिजन करेंगे हम। इसमें ईयर ऑन ईयर भी हो जाएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हो जाएगा, सीक्वेंशियल। मतलब सेल है 3276 करोड़ रुपए सितंबर 23 में, जून 24 में 3422 है। देखिए अभी भी मतलब दबा हुआ था ये सेक्टर भी 2-2.5 साल से, उसके बावजूद भी ग्रोथ तो आई रही है ना, मतलब। और सितंबर 24 में 3576 करोड़ रुपए सेल आई। नेट प्रॉफिट 392 करोड़ रुपए था, अभी 405 करोड़ रुपए आया जून 24 में, और सितंबर 24 में 423 करोड़ रुपए आया। चाहे कम आई लेकिन ग्रोथ आई, पीछे मुड़ के नहीं देखा कंपनी ने। अब मार्जिन 18% है तीनों क्वार्टर्स में। अर्निंग पर शेयर 20 रुपये 78 पैसे थी सितंबर 23 क्वार्टर में, फिर 21 रुपये 39 पैसे आई जून 24 में, और सितंबर 24 में 22 रुपये 37 पैसे आई। देखिए कंसिस्टेंट ग्रोथ, चाहे वो कम थी, घटा नहीं। सबसे बड़ी बात है आईटी में घटता भी है तो 2-4-5% प्रॉफिट घट जाता है। ये तो ऑपरेटर्स और स्पेक्यूलेटर्स हैं जो शेयर की प्राइसेस को गिरा देते हैं। अच्छा साहब, अब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। FY 19 से टैली करेंगे हम, फाइनेंशियल ईयर 19, फाइनेंशियल ईयर 23 और TTM ट्रेलिंग 12 मंथ्स। सेल है 7731 करोड़ रुपए की FY 19 में। FY 23 में 13,798 करोड़ रुपए, और FY ये जो TTM है इसमें 13,709 करोड़। यहाँ थोड़ा सा डिप आया है बिकॉज द FY 24 और खासतौर से जून 24 का जो क्वार्टर था, इट वॉज ए वेरी पुअर क्वार्टर फॉर द IT इंडस्ट्री। नेट प्रॉफिट 1073 करोड़ था 19 में, 1638 करोड़ रुपए हुआ सन 23 में, और सन 24 में 1595 करोड़ रुपए। अगर ये 2.5 साल सही निकल जाते तो ये प्रॉफिट होता दोस्तों 2200 करोड़ रुपए का कम से कम। अच्छा, मार्जिन 17%, फिर अब 18% है। अर्निंग पर शेयर 57 रुपये 64 पैसे थी 19 में, अभी 23 में 86 रुपये हुई। TTM के अंदर 84 रुपये 86 पैसे हुए, 36 पैसे। अच्छा, होल्डिंग बताता हूँ मैं। प्रोमोटर की होल्डिंग 40.32% है। FIIs की होल्डिंग 18.25% है। DIs की 36.87% है। पब्लिक की 4.54% है। अदर्स की 0.03% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 1,49,318 है। कैश फ्लो -239 करोड़ रुपए, उसके बावजूद है देखिए इनका प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट हुआ 1539 करोड़ रुपए का, 1638 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये मान लीजिए FY 24 में। उसके बावजूद भी कैश आया 2180 करोड़ रुपए का, और -239 करोड़ रुपए का कैश फ्लो माइनस में रहा है। उसका कारण है इन्होंने 2496 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। अब वो इन्वेस्ट किया, उसके परिणाम तो आएंगे ना, मतलब दिस विल बी ए बेनिफिट फॉर द कंपनी। 2,500 करोड़ रुपया कोई मामूली बात है क्या? दे हैव इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी। अच्छा, और जो डेबिट डेज हैं, यानी जो पैसा आता है, जो माल बेचते हैं, ये प्रोडक्ट देते हैं, उसका 60 डे आ जाता है, 67 डेज की साइकिल है। तो दैट इज नॉट बैड थिंग, दैट इज वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड कंपनी। एम्फसिस इज ए वेल अप्रिशिएटेड, वेल प्रोनाउंस्ड कंपनी इन द मार्केट।
तो आज का जो वीडियो है इतना ही रहने देते हैं, चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।